तो आज सबसे पहले हम बात करेंगे डीएचसीपी के रिले एजेंट के बारे में। ठीक है, तो लास्ट डे मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जो भी हमने सिनेरियो बनाया था उसमें ऐसा था कि आपके राउटर ऐसे कनेक्ट था, इस राउटर के साथ आपके LAN के स्विच कनेक्ट था और इस स्विच में आपके जो भी आपके पीसी या फिर यूज़र आपके कनेक्ट थे। इस यूज़र को अगर आईपी चाहिए तो ये क्या करता था, एक डीएचसीपी का डिस्कवर मैसेज दे देता था। ये डिस्कवर मैसेज स्विच होकर किसके पास आ रहा था, राउटर पे आ रहा था, और राउटर के ऊपर आपने डीएचसीपी पूल बना के रखा था। ठीक है, एक नेटवर्क के लिए। इस इंटरफेस के लिए जो नेटवर्क है, इस इंटरफेस के लिए आप जो नेटवर्क यूज करो, जिस इंटरफेस पे आपका डिस्कवर मैसेज हिट हो रहा है, उसी इंटरफेस के नेटवर्क के लिए आपके राउटर क्या करता था, डीएचसीपी में कोई पूल बना है क्या चेक करता था, क्योंकि डीएचसीपी की सर्विस अपने अनेबल करके रखा है। तो डीएचसीपी पूल में अगर यहाँ पे आपने 10 का नेटवर्क यूज किया था और 10 के नेटवर्क के लिए अगर डीएचसीपी में कोई पूल बना है तो उस पूल में से फ्री आईपी को चेक करके जो भी वेरिफिकेशन प्रोसेस वगैरह है, आपका डोरा प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता था और आपके डिवाइस को उस पूल में से एक आईपी मिल जाता था पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ। लेकिन ये सिनेरियो अगर आप ऐसा सोच लो कि इस राउटर के साथ आपका और एक राउटर कनेक्ट है या फिर कोई आपका डीएचसीपी सर्वर कनेक्ट है, अभी के लिए ये आपका डीएचसीपी सर्वर है, ये नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है राउटर की हर एक इंटरफेस आपका एक लेयर 3 इंटरफेस होता है और लेयर 3 इंटरफेस मतलब ये एक लेयर 3 ब्रॉडकास्ट डोमेन को पहचान देता है। तो इसका मतलब ऐसा है कि ये डिवाइस अब के लिए जो डीएचसीपी का डिस्कवर मैसेज जनरेट करेगा, ब्रॉडकास्ट मैसेज, ये तो यहीं पे आके लिमिटेड हो जाएगा, इससे तो आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि आपके ब्रॉडकास्ट मैसेज क्या होते हैं, एक ब्रॉडकास्ट बाउंड्री या फिर ब्रॉडकास्ट डोमेन के अंदर क्या होते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं। तो इस केस में आपका ये डिवाइस के पास तो ब्रॉडकास्ट मैसेज आएगा ही नहीं, और इसके पास अगर डिस्कवर मैसेज आएगा ही नहीं तो ये ऑफर मैसेज भी रेस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो इस केस में आपका डीएचसीपी तो फेल हो जाएगा। डीएचसीपी जो अगर ये आपका सर्वर है और इस राउटर के साथ आपका LAN कनेक्ट है तो उस केस में आपके डिवाइस को तो आईपी नहीं मिलेगा। तो इस केस में हमारे पास एक डीएचसीपी का फीचर है। हम क्या करेंगे, ये जो राउटर आपके पास है, इस राउटर को रिले एजेंट बनाएंगे। रिले एजेंट का मतलब यही है कि आप इस तरह का एक मान सकते हो कि आप जैसे LIC से कोई बॉन्ड वगैरह आप लेने की जा रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तो उस केस में आपके पास क्या होता है, डायरेक्टली LIC आपको बॉन्ड देने के लिए नहीं आता है। एक एजेंट होता है जो आपके पास आता है, आपके साथ जो भी कम्युनिकेट करके वो क्या करता है, फिर आपसे जो पैसा वगैरह लेके या फिर फॉर्म वगैरह फिल करके वो क्या करता है, LIC को भरने के लिए दे देता है। तो बीच में एक डिवाइस आपका या फिर बंदा एक होता है जो क्या करता है, आपके एजेंट की तरह काम करता है। यहाँ पे भी आपका ऐसे ही है। इस डिवाइस को डीएचसीपी सर्विस रिलेटेड सर्विस या फिर इंफॉर्मेशन डीएचसीपी से चाहिए, तो इस डिवाइस और ये जो सर्वर के बीच में आपका जो राउटर होगा, ये क्या काम करेगा, आपका एज ए रिले एजेंट की तरह काम करेगा। मतलब इसका काम यही होगा कि ये जो डिवाइस आपका डिस्कवर का ब्रॉडकास्ट मैसेज जनरेट करेगा, इस मैसेज को यहाँ पे जब हिट हो जाएगा, उस मैसेज को आगे इस डिवाइस तक पहुंचा देना, इसका काम यही होता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं रिले एजेंट। और यहाँ तक आपका ये डिवाइस अगर आईपी के लिए जो डिस्कवर मैसेज जनरेट कर रहा है, यहाँ तक ये डिस्कवर मैसेज आपका ब्रॉडकास्ट होगा, लेकिन ये रिले एजेंट जब भी उस ब्रॉडकास्ट मैसेज को आगे डीएचसीपी सर्वर के तरफ भेजेगा ना, ये आपका यूनिकास्ट हो जाएगा। यहाँ से ब्रॉडकास्ट आ रहा था, लेकिन यहाँ से क्या होगा, ये मैसेज आपका यूनिकास्ट हो जाएगा। इसीलिए अगर आपका रिले एजेंट आगे भी अवेलेबल है, अगर ये आपका डीएचसीपी का सर्वर बना, तो उस केस में भी ये यूनिकास्ट मैसेज आपके बहुत सारे हॉप्स को भी आपके क्लियर करके आगे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके डीएचसीपी सर्वर रिमोटली अवेलेबल है आपके LAN से, तो इसका मतलब आपका क्या होता है, आपके जो आपका डिवाइस है, जिसके साथ आपने जिस डिवाइस को आप एज ए गेटवे यूज कर रहे हो, उस गेटवे वाला इंटरफेस पे हमें क्या करना, गेटवे वाला डिवाइस को हमें क्या करना पड़ता है, एज ए रिले एजेंट बनाना पड़ता है। और उसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जिस इंटरफेस पे आपका LAN कनेक्ट है, उसी इंटरफेस पे हमें एक हेल्पर एड्रेस कॉन्फ़िगर करने की जरूरत होता है। ठीक है, ये हेल्पर एड्रेस किसकी इंफॉर्मेशन हम करेंगे, जो डीएचसीपी सर्वर का आपका आईपी होगा, जो भी आईपी होगा, उस आईपी डीएचसीपी सर्वर आईपी डीएस आईपी। ठीक है, डीएचसीपी सर्वर के आईपी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एज ए हेल्पर एड्रेस हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर करने के बाद जिस इंटरफेस पे आपका हेल्पर एड्रेस कॉन्फ़िगर हुआ है, एक बार हेल्पर एड्रेस कॉन्फ़िगर हो गया तो ये डिवाइस आपका एज ए रिले एजेंट काम करेगा। फिर अगर हेल्पर एड्रेस कॉन्फ़िगर जिस इंटरफेस पे हुआ है, उस इंटरफेस पे कोई भी अगर डीएचसीपी का डिस्कवर मैसेज आके ब्रॉडकास्ट हिट हो गया, उस मैसेज को फिर ये रिले एजेंट क्या करता है, एज ए यूनिकास्ट किसके पास भेज देता है, आपके डीएचसीपी सर्वर के पास भेज देता है। इसकी एक बार हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं, ताकि लास्ट टाइम आपके कुछ डिवाइसेस में कुछ दिक्कत था। तो ठीक है, ये वाले राउटर पे एक बार हम चेक कर लेते हैं आईपी एड्रेस वगैरह है कि नहीं है। क्या ये क्यों रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ये तो कर रहा है।
सेकेंड, इसमें शायद कुछ दिक्कत हुआ है। ठीक है, ये डिवाइस पे पहले हम क्या करते हैं, DHCP के पूल वगैरह कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो ये वाले सिनेरियो पे भी हम यही करेंगे कि इस डिवाइस के साथ हमारा LAN कनेक्ट है, लेकिन ये डिवाइस को हम बनाएंगे DHCP सर्वर। ठीक है, तो इस डिवाइस पे एक काम करते हैं, हम एक IP एड्रेस दे देते हैं, इंटरफेस ईथरनेट 0। तो IP एड्रेस इसके लिए हम 12 का यूज करेंगे, 12.0.0.2 में दे रहा हूँ। /8 का ही नेटवर्क ले लेते हैं, 9 शट डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, IP DHCP पूल, एक पूल हम क्रिएट करते हैं, पूल का नाम ABC दे देते हैं, और LAN के नेटवर्क हम 10 का नेटवर्क यूज करेंगे। ठीक है, तो पूल के अंदर नेटवर्क में क्या डिफाइन कर रहा हूँ, 10 का नेटवर्क हम डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है। डिफ़ॉल्ट गेटवे जो होगा, ये वाला जो एज राउटर है ना, इसी राउटर का ये वाला इंटरफेस का IP हम रखेंगे। ये वाला इंटरफेस का IP हमारा बनेगा 10.0.0.1। DNS सर्वर यहाँ पे हम 8.8.8.8 दे देते हैं। उसके बाद लीज टाइम, यहाँ पे लीज वाला कमांड आपका चल रहा है, तो लीज टाइम यहाँ पे आपको डे में इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। तो हम एक काम करते हैं, ऐसा कॉन्फ़िगर करते हैं कि हर 5 दिन में जो IP जिसके पास गया है वो IP एक्सपायर हो जाए। और अगर हम ये इनफाइनाइट वैल्यू अगर सेट कर लेते हैं, तो ये लीज टाइम आपका क्या होता है, ये आपका मतलब कभी भी आपका ये एक्सपायर नहीं होता है। ठीक है, तो DHCP का हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, और इसमें एक राउट होना चाहिए 10 के नेटवर्क के लिए, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए राउट चाहिए ना। तो ये वाला IP हमारा होगा 12.0.0.1। तो मैं एक IP राउट दे देता हूँ 10 की नेटवर्क के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट स्टॉप मेरा होगा 12.0.0.1। ये जो राउटर है इसके तरफ मैंने ये राउट दे दी। और इस राउटर का CLI आ जाए। अरे ये राउटर का कुछ दिक्कत हुआ है, एक सेकंड। मैं बस एक दूसरा डिवाइस लगा लेता हूँ इसको। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये वाला इंटरफेस को स्विच में कनेक्ट कर लेते हैं, और एक इंटरफेस को ये राउटर में कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, बस एक बार ये डिवाइस स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो इसकी जो इंटरफेस है ईथरनेट 1/0, ये वाला इंटरफेस अपने LAN की तरफ कनेक्टेड है। तो इंटरफेस ईथरनेट 1/0, नो शटडाउन मैंने किया। IP एड्रेस हम दे देते हैं 10.0.0.1, और /24 का मास्क हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, इंटरफेस ईथरनेट 1/1 कनेक्टेड है हमारा DHCP सर्वर की तरफ, और उसकी IP एड्रेस हम देते हैं 12.0.0.1, और /8 की हम रखते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, फॉर लेवल कर रहा है, लॉगिन कंसोल नो। ओके, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमारा सिनेरियो में यही बन गया कि ये हमारा DHCP सर्वर है जो कि रिमोटली कनेक्टेड है, और ये डिवाइस हमारा जो कि DHCP सर्वर के साथ कनेक्टेड है, लेकिन अपने LAN और DHCP सर्वर के बीच में ये डिवाइस आ रहा है।
तो इसी डिवाइस को हम क्या बनाएंगे, DHCP के रिले एजेंट बनाएंगे और इसी में ही हम क्या करेंगे, एक हेल्पर एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। तो एक राउट भी हम दे देते हैं 12.0.0.2 के तरफ, ठीक है। अभी इंटरफेस जो हमारा LAN के तरफ कनेक्टेड है 1/0, जिस इंटरफेस पे हमारा जो DHCP का ब्रॉडकास्ट मैसेज हिट होगा उसी पे हम जाके क्या करेंगे, एक IP हेल्पर एड्रेस का कॉन्फ़िगर करेंगे और हेल्पर एड्रेस में हम क्या करेंगे, DHCP सर्वर का जो IP है उस IP को हम दे देंगे। इतना ही हमें काम करना है, ठीक है। जिस इंटरफेस पे आके हमारा LAN से या फिर कोई भी DHCP का ब्रॉडकास्ट मैसेज हिट होगा उसी इंटरफेस पे जाके हम क्या करेंगे, एक हेल्पर एड्रेस डिफाइन करेंगे। हेल्पर एड्रेस डिफाइन करने के लिए आपके पास ये होता है IP हेल्पर एड्रेस, उसके बाद आपको DHCP सर्वर का जो IP होता है वो IP आपको देने की ज़रूरत होता है। इतने में आपका काम हो गया, ठीक है। अभी इस डिवाइस के पास हम जाते हैं और इस डिवाइस को DHCP से IP देने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए इसका कमांड होता है IP DHCP, ठीक है। तो ये आपका डोरा प्रोसेस चलता है, यहाँ पे डी 2 बार इसने ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा, उसके बाद डोरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। होने के बाद इसे IP मिला 10.0.0.2, 10.0.0.1 इसके लिए गेटवे से मिला, ठीक है। इस डिवाइस को मिल गया। ये कुछ दूसरे तरह का इमेज है इस डिवाइस में, तो इसको आप कर सकते हो एक्सक्लूड। इसके भी दूसरे डिवाइस के भी अगर हम देना चाहते हैं तो एक IP हम दे सकते हैं, ठीक है। जैसे ऑटोमेटिकली हम वहाँ पे चूज कर रहे थे ऑप्शन, यहाँ पे भी ऐसे ही है। जैसे यहाँ पे आपको IP 10.3 मिल रहा है, लेकिन इनकेस आप नहीं चाहते हो कि 10.4 IP किसी को मिले, ठीक है। DHCP में आप क्या नहीं चाहते हो कि DHCP से अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है IP के लिए तो 10.4 IP उसे पूल में से तो आपने मतलब मेंशन कर दिया पूल के अंदर, लेकिन आप नहीं चाहते हो कि DHCP के अंदर जो है DHCP सर्वर आपको क्या करे, 10.4 IP ना दे। तो आप एक काम कर सकते हो, आपके पास है ऑप्शन IP DHCP एक्सक्लूड एड्रेस, आप चला सकते हो, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि किसी IP को DHCP पूल में से एक्सक्लूड कर देना। जैसे मैंने यहाँ पे 10 की पूरा नेटवर्क डिफाइन कर दी, इसमें से मैं एक IP किसी को देना नहीं चाहता हूँ, तो उस केस में मैं ये कमांड चला सकता हूँ IP DHCP एक्सक्लूड एड्रेस। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी IP एड्रेस दे सकता हूँ। यहाँ पे रेंज भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ या फिर कोई एक IP एड्रेस भी दे सकता हूँ। जैसे 10.0.0.4 में दे रहा हूँ, उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, हाईएस्ट IP एड्रेस भी मैं दे सकता हूँ। जैसे 10.0.0.4 से लेकर 10 तक मैं किसी को देना नहीं चाहता हूँ, तो मैं ये कमांड चला सकता हूँ, ठीक है। आप ये कमांड नोट डाउन कर सकते हो, IP DHCP एक्सक्लूड एड्रेस। उसके बाद आप चाहो तो एक IP एड्रेस आप मेंशन कर सकते हो या फिर रेंज भी आप मेंशन कर सकते हो, कहाँ से कहाँ तक IP एड्रेस आप किसी को देना नहीं चाहते हो, ठीक है। तो अगर आपके पास जैसे IP एड्रेस है, जैसे एक रेंज आपके पास था 10 से लेकर 4 तक, मतलब 4 से लेकर 10 तक आप किसी को देना नहीं चाहते हो, और एक IP एड्रेस किसी ने बताया कि 15 को भी आप किसी को देना नहीं चाहते हो, तो उस केस में आपको और एक स्टेटमेंट चलाना पड़ता है 10.15 के लिए, ठीक है। तो ये IP को एक्सक्लूड करने के लिए कि किसी को ये IP नहीं मिले। तो थर्ड IP से दूसरे वाले डिवाइस को हमें मिल गया था 3 वाला IP, तो इसको 4 वाला मिलना चाहिए था, लेकिन एक बार हम IP DHCP चला के देखते हैं इसे कौन सा वाला IP मिलता है। आप देखना इसे 11 का IP मिलेगा, ठीक है। इसे 11 का IP मिला क्योंकि हमने 4 से लेकर 10 तक जो IP हमारे पास था उसे हमने क्या किया था, एक्सक्लूड करके रखा था, ठीक है। और उसके बाद हमारा एक बात था कि हम क्या करेंगे, स्टैटिक बाइंडिंग करेंगे, ठीक है। तो स्टैटिक बाइंडिंग के लिए ये डिवाइस के ऊपर मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन पूरा मुझे पता भी नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, उसी सेम VLAN के लिए अपने स्विच में एक SBI बनाते हैं VLAN 1 के लिए, ठीक है। तो इंटरफेस VLAN 1 में बना रहा हूँ और इसमें क्या हम करेंगे, एक वर्चुअल IP एड्रेस दे देंगे, ठीक है। VLAN 1 हो गया। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, शो इंटरफेस VLAN 1। तो इसका कौन सा मैक एड्रेस आपका है, मैक एड्रेस ये यूज कर रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस मैक एड्रेस के लिए एक स्टैटिकली एंट्री बनाएंगे कि 10.50 IP इसको मिले VLAN 1 को। ये अगर DHCP से IP लेने की कोशिश करे तो इसे कौन सा IP मिले, 10.50 वाला, ठीक है। तो ये हमारा DHCP सर्वर हो गया, नो लॉगिंग कंसोल 4, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेम एक DHCP पूल हम बनाएंगे, IP DHCP पूल। मैं क्या बनाऊंगा, पूल का नाम हम क्या करेंगे,
दे देते हैं 123। ठीक है, इसके बाद हमें क्लाइंट आइडेंटिफायर हमें बनाना पड़ता है। ये कमांड चलाते हैं क्लाइंट आइडेंटिफायर, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो आपको मैंने बताया था ना क्लाइंट आईडी, DHCP में लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था, वो क्लाइंट आईडी हम क्या करेंगे यहाँ पे मेंशन कराएंगे। तो क्लाइंट आइडेंटिफायर में ये वर्ड पूछ रहा है, तो वर्ड में आपको पता है आपको देना क्या पड़ता है, 01 से आपका स्टार्ट होगा। आपका यहाँ पे जो आपको मार्क एड्रेस है, ये मार्क एड्रेस आपको पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये AABBCC, ठीक है, 01 AA.BBCC डॉट क्या है उसके बाद 80300 8030000। ठीक है, क्लाइंट आइडेंटिफायर हमने दे दिया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओ तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, आप होस्ट डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, होस्ट का आईपी आप क्या देना चाहते हो इसको, तो मैं देना चाहता हूँ 10.0.0.50 आईपी देना चाहता हूँ। डिफ़ॉल्ट गेटवे आप क्या देना चाहते हो, 10.0.0.1। डीएनएस सर्वर हम क्या देना चाहते हैं, डीएनएस सर्वर हम देना चाहते हैं 8.8.8.8। ठीक है, तो मैं एक बार इसको आपको दिखा देता हूँ, डू शो रन INC123। सेक्शन IP DHCP, ये कमांड अगर आप चलाओगे तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा, DHCP का आउटपुट मिलेगा, जो भी DHCP के लिए आपने कॉन्फ़िगर किया है। इसके लिए ये कमांड है, डू शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइप सेक्शन IP DHCP। ठीक है, तो ये एक्सक्लूड एड्रेस का कमांड आपने चलाया था। ये पहले हमने पूरा नेटवर्क के लिए ये पूल बनाया है, उसके बाद एक हमने क्लाइंट के लिए एक हमने यहाँ पे पूल बना के रखा है। कौन से पूल है, ये क्लाइंट आइडेंटिफायर इस मार्क एड्रेस के साथ अगर कोई रिक्वेस्ट आ रहा है तो उसे कौन सा आईपी दे दो, 10.50 का आईपी दे दो और सबनेट मास्क ये आपका बनेगा। जो भी इंफॉर्मेशन आपको जो भी फिल करना था पूल के अंदर हमने दे दिया। अब हम क्या करते हैं, स्विच के पास जाते हैं। ये ड्यूप्लेक्स में इसमें आता है। ठीक है, तो इंटरफेस VLAN 1 के अंदर हम जाते हैं, IP एड्रेस DHCP। अच्छा, अच्छा सॉरी, ये SBI है ना, तो SBI को आप DHCP से IP नहीं दे सकते हो। एक काम हम करते हैं, एक सेकंड में एक नोड ऐड कर लेता हूँ, सिस्को 1710। ठीक है, ठीक है, इसकी इंटरफेस कौन सा है, इथरनेट 0 है, इंटरफेस इथरनेट 0। हम एक मार्क एड्रेस इसमें सेट कर लेते हैं। मार्क एड्रेस हम क्या देंगे, 0000.000.0000.000012, ये मार्क एड्रेस हम दे देते हैं इस इंटरफेस को। ठीक है, और हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने क्लाइंट एड्रेस बनाया था ना, जो कि क्लाइंट के लिए हमने यहाँ पे क्लाइंट आइडेंटिफायर मेंशन किया था इस पूल के लिए, इसको हम हटा देते हैं और उसी मार्क एड्रेस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, क्लाइंट आइडेंटिफायर 0100.0000.0000.12। ठीक है, उसकी मार्क एड्रेस मैंने दे दी। अब हम क्या करते हैं, इस डिवाइस से एक रिक्वेस्ट करते हैं DHCP से IP देने के लिए, इंटरफेस इथरनेट 0 IP एड्रेस DHCP।
ठीक है। उसके बाद आपको ये क्लाइंट आईडी आपको देना पड़ता है, कमांड क्लाइंट आईडी, फिर आपको जो भी आपका इंटरफेस है उस इंटरफेस का नाम एंड नंबर, इथरनेट 0, ठीक है। ताकि इस कमांड से आपका क्या होता है, अगर आप आईपी एड्रेस डीएचसीपी टाइप करोगे ना तो ये क्या कराएगा, अब देखो इस कमांड को मैं एक बार हटा देता हूं। ये थोड़ा लोअर एंड का डिवाइस है इसलिए शो हो रहा है, ठीक है। एक बार हम करते हैं काम, आईपी एड्रेस डीएचसीपी हम टाइप करते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम ये लेता है आईपी लाने के लिए, डोरा प्रोसेस होने के लिए थोड़ा वेट कर लेते हैं, ठीक है। आपको एक आईपी मिल गया। अब देखो ये जो आईपी आपको मिला ना, ये 12 का आईपी मिला, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ एक्सक्लूड अनअसाइंड। अगर मैं चालू करता हूं तो आप देखना आपको 50 वाला आईपी नहीं मिला, आपको 12 वाला आईपी मिला। आपने जनरल आईपी एड्रेस डीएचसीपी चलाया था। अगर आप जनरल आईपी एड्रेस डीएचसीपी चलाओगे ना, तो मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था कुछ क्लाइंट आइडेंटिफायर के इन्फॉर्मेशन वगैरह, क्लाइंट के इन्फॉर्मेशन वगैरह आपके डीएचसीपी पैकेट के अंदर होता है। तो डीएचसीपी पैकेट के अंदर आपका जो क्लाइंट आइडेंटिफायर का इन्फॉर्मेशन होता है ना, वो कुछ नहीं होता है, आपका ब्लैंक जाता है, ठीक है। तो वो मैसेज जब आपका ब्लैंक चला जाता है तो उस केस में आपका क्या होता है, आपके सर्वर के पास जब कोई ब्रॉडकास्ट का मैसेज पहुंचा, इसके पास कोई ब्रॉडकास्ट का मैसेज पहुंचा होगा, ये उसे यूनिकास्ट करके इसके पास भेजेगा। तो इसके पास कोई क्लाइंट आइडेंटिफायर नहीं आया, इसलिए ये क्या करेगा, जो रिक्वेस्ट जनरल आया है तो जनरल पूल में से एक आईपी इसने असाइन कर दी, ठीक है। लेकिन इसको एक बार मैं हटा लेता हूं, ठीक है। और अब मैं अगर आईपी एड्रेस डीएचसीपी वाला कमांड मैंने चलाया था, उसके बाद अगर मैं नो आईपी एड्रेस डीएचसीपी चला रहा हूं तो उस केस में आपके डिवाइस क्या करता है, एक रिलीज मैसेज जो है भेज देता है, इस सर्वर के पास भेजेगा। रिलीज मैसेज का मतलब ये जो आईपी था ना, इस आईपी को ये रिलीज कर रहा है, यूज नहीं कर रहा है बताएगा, तो सर्वर क्या करेगा, इस आईपी को अपने पूल में से फ्री कर लेगा। अब हम क्या करते हैं, ये वाला कमांड चलाते हैं जो मैंने चलाया था क्लाइंट आइडेंटिफायर के साथ, ठीक है। अगर ये कमांड में चलाता हूं तो आपके डिवाइस क्या करता है, डीएचसीपी के पास जब भी डिस्कवर का मैसेज भेजता है ना, तो ये क्या करता है, उस इथरनेट का जो इंटरफेस है उसका एक क्लाइंट आइडेंटिफायर इन्फॉर्मेशन के साथ ये क्या करता है, आगे इन्फॉर्मेशन को भेज देता है, ताकि इस डिवाइस को अब क्या हो, उस क्लाइंट आइडेंटिफायर के साथ जो आईपी आपका असाइन हुआ है उसी आईपी आपको मिले। अब आप देख लो आपको आईपी मिला 50 के साथ, ठीक है। इस क्लाइंट आइडेंटिफायर के लिए या फिर इसी मैक एड्रेस के लिए, इसी डिवाइस के लिए आपने एक पूल बनाया था अलग सा, और उसमें आपने स्टैटिकली कुछ बाइंड करके रखा था 50 का आईपी, और ये आईपी अभी आपको मिल गया। तो आपको जब भी स्टैटिकली बाइंड करने की जरूरत होता है तो आपको कभी कभी दिक्कत होता है। तो दिक्कत मतलब आपका यही होता है कि आप स्टैटिक बाइंड आप कर लिए हो, लेकिन डिवाइस के पास जाके आप क्या कर रहे हो, सिर्फ स्टैटिकली आईपी असाइन करने की कोशिश कर रहे हो सिस्को के डिवाइस से। तो उससे क्या होता है, ये जनरल कमांड आपका चल जाता है, तो आपका दिक्कत यही होता है कि आपको जनरल पूल में से आईपी मिल जाता है। लेकिन आप माइक्रोसॉफ्ट डिवाइस वगैरह से अगर आप ट्राई करते हो ऑटोमेटिकली, तो ट्राई करते ही आपके डिवाइस क्या करता है, क्लाइंट आइडेंटिफायर इन्फॉर्मेशन के साथ मैसेज भेजता है, तो उसमें आपको कोई मतलब इंटरफेस का इन्फॉर्मेशन आपको असाइन करने की जरूरत नहीं होता है। लेकिन सिस्को के डिवाइस से अगर आपने किए हो तो उस केस में क्लाइंट जब आपका स्टैटिक बाइंडिंग होता है तो उस केस में आपको ये वाला कमांड चलाने की जरूरत होता है, ठीक है। तो ये दो चीज आपका डीएचसीपी का बचा था जो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको नहीं बताया था, तो ये आपका क्लियर है। तो इसमें आपका कोई डाउट या फिर कोई सवाल वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। सर ये जो डीएचसीपी है मतलब नॉर्मली बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस में, स्मॉल सेक्टर्स में तो विंडोज सर्वर में बनाते हैं ना सर, बेसिकली एक्टिव जब रहता है। तो लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था ना डिप्लॉयमेंट के बारे में, तो डिप्लॉयमेंट में हमारे पास ऑप्शन है, मैं आपको बता देता हूँ। ओके। तो डिप्लॉयमेंट के लिए अगर हम डीएचसीपी की बात करते हैं तो ये वेरी करता है कि आपके पास कितना यूजर है। अगर आपके पास सर्वर है, कोई लिनक्स का सर्वर या फिर आपके पास कोई माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है, तो उस सर्वर में आप डीएचसीपी एनेबल कर सकते हो। लेकिन इस केस में आपको देखना पड़ता है कॉस्ट, एक सर्वर खरीदने की कॉस्ट होता है, प्लस आपके पास सर्वर के लिए चलाने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, उसके लिए आपको एक लाइसेंस होता है। जैसे विंडोज सर्वर के लिए आपको विंडोज की लाइसेंस चाहिए। तो ये दो चीज होता है, एक तो फिजिकल डिवाइस को खरीदने के लिए कॉस्ट, फिर उसके बाद लाइसेंस। तीसरी चीज आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर। अगर आपके पास पूरे मतलब आपका क्या होता है ना, अगर आप डीएचसीपी सर्वर रखते हो तो इस केस में आपको होता है कि आपको एक सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, क्योंकि सर्वर में कभी भी दिक्कत आ सकता है, ताकि उसे मैनेज किया जा सके, ठीक है। तीन चीज की जरूरत है। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, मोर देन 1000 ऑफ यूजर आपके पास है, तो उस केस में आप ये सजेस्टेड है कि आप एक सर्वर अलग सा लगा लो। लेकिन अगर आपका मतलब नेटवर्क आपका छोटा है, तो नेटवर्क में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 3 लेयर होता है। एक कोर लेयर हमारे पास होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन लेयर हमारे पास होता है, डिजाइन के बारे में अगर हम बात करते हैं, एक एक्सेस लेयर हमारे पास होता है नेटवर्क में।
तो एक्सेस में हमारा एक्सेस लेयर स्विचेस होते हैं, जिसमें हम सिर्फ क्या करते हैं, लेयर टू स्विचिंग हम करते हैं, सिर्फ डिवाइसेस को ये क्या करते हैं, कनेक्ट कराते हैं। इससे आपका डायरेक्टली पीसी जो होता है पैच पैनल के जरिए कनेक्टेड हो जाते हैं एक्सेस स्विच के साथ। फिर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में हमारे पास कुछ एमएलएस होते हैं, ठीक है। ये लेयर 3 और लेयर 2 बोथ की काम करते हैं। जैसे ये अगर आपका लान, अगर VLAN 70 के अंदर आपका लान आ रहा है, तो यहाँ पे आप SBI 70 बनाते हो इस मतलब मल्टी लेयर स्विच पे, ठीक है। और उस SBI 70 को आप IP दे देते हो। फिर कोर लेयर पे आपके कुछ राउटर या आपको फायरवॉल देखने को मिलते हैं। राउटर होते हैं तो ये ISP से कनेक्टेड होते हैं, तो ये भी आपका कुछ दूसरा ISP से कनेक्ट है या ऐसा कुछ, या फिर आपके पास फायरवॉल्स होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक बेसिकली आपका लेयर 3 कम्युनिकेशन या राउटिंग होता है, हो सकता है स्टैटिक राउटिंग, हो सकता है डायनामिक राउटिंग। और ये आपका हो गया, ये लेयर 3 और लेयर 2 दोनों होते हैं। तो यहाँ तक आपका लेयर 2 कम्युनिकेशन आप मान सकते हो, यहाँ से आपका लेयर 3 कम्युनिकेशन होते हैं। तो अगर हमारे पास लेस यूजर्स है और हमारे पास ज़्यादा कैपेबिलिटी वाला डिवाइसेस है, नेटवर्क डिवाइसेस, तो हम इन डिवाइसेस को क्या कर सकते हैं, हम DHCP सर्वर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें सजेस्टेड यही होता है कि नेटवर्क में आप क्या करो, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस आपके पास है, इनको आप DHCP का सर्वर बना दो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मोर देन 1000 यूजर है, तो उस केस में आप इनको सर्वर मत बनाओ, क्योंकि आपके डिवाइस के ऊपर बर्डन जो है ना वो ज़्यादा आ जाते हैं। क्योंकि आपके डिवाइस कोई भी डाउन गया या ऑफ आया तो वो ब्रॉडकास्ट जनरेट करते रहेंगे, और आपके ये ब्रॉडकास्ट मैसेज आपके डिवाइसेस के पास भी आएंगे। तो इसके बाद ये डिवाइस को DHCP पूल चेक करके बार बार उसे प्रोसेस करने में भी काम आएगा, क्योंकि ये डिवाइसेस आपके नेटवर्क भी मैनेज करते हैं ना, तो बर्डन थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए सजेस्टेड है कि अगर आपके पास ज़्यादा यूजर है तो आप सर्वर ले लो, नहीं तो आप सिस्को के डिवाइस को भी आप एज ए DHCP सर्वर, जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, आप करा सकते हो, ठीक है। अगर आप विंडोज सर्वर के बारे में बात करते हो तो वो DHCP में आपका सर्वर का पार्ट पूरा अलग सा हो जाता है। आपको विंडोज में क्या करना पड़ता है, एक रूल ऐड करना पड़ता है, या फिर सर्वर आपको अलग से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता है DHCP के लिए, उसके ऊपर आप काम करते हो। मतलब अगर विंडोज में कुछ इंस्टॉल कर रहे हैं DHCP, तब अपन सिर्फ VLAN में IP सेगमेंट देते हैं स्विचेस पे, और कुछ भी आपको क्या करना पड़ता है, देखो अगर ये आपके पास एक सर्वर है, आ गया एक सेकंड, हाँ ये एक आपके पास सर्वर है जिसका IP था आपका 8.8 DHCP सर्वर आपका था। तो ये सर्वर आपका कनेक्टेड है किसके साथ, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के साथ। तो आपके डिस्ट्रीब्यूशन स्विच पे जो SBI 70 आप बना रहे हो, SBI बेसिकली हम डिस्ट्रीब्यूशन स्विच पे बनाते हैं। SBI 70 मतलब ये गेटवे बन जाता है ना, किसके लिए, आपके पूरा LAN यूजर के लिए। तो इस SBI 70 में आप क्या करो, IP हेल्पर एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दो 8.8, बस हो गया, ओके, ठीक है। तो यहाँ तक आपका यूजर जो भी ब्रॉडकास्ट मैसेज डिस्कवर का भेजेगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्विच तक आ गया, यहाँ से ये एज ए यूनिकास्ट आपका सर्वर के पास चला जाएगा, फिर आपका सर्वर रिप्लाई करेगा उसके ऊपर, ठीक है, समझ गया। ये आपका होता है। आपके नेटवर्किंग के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो उस केस में आपका यही है, अगर आपको मौका मिलता है यहाँ पे बनाने के लिए तो आप DHCP सर्वर इसको बना दो, नहीं तो आप क्या करो, बस हेल्पर एड्रेस आपको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत होता है, जिसमें आपको DHCP सर्वर का IP मेंशन करने की जरूरत होता है। इतना ही काम होता है, ठीक है, समझ गया। ठीक है। तो अब क्या करते हैं, थोड़ा NTP के बारे में, एक छोटा सा टॉपिक है NTP, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है। तो हाँ, डिप्लॉयमेंट के और एक ऑप्शन भी आजकल है, बहुत लोग यूज कर रहे हैं। जैसे आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि एक डिप्लॉयमेंट मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास AWS का क्लाउड आपने लेके रखा है, क्लाउड में आपका कोई सर्वर है, तो उस सर्वर को भी आप एज ए क्या DHCP सर्वर आप मेंशन कर सकते हो। तो उस केस में क्या होगा, AWS में आपके पास IP होता है जो पब्लिक IP आपका कहा जाता है, उस पब्लिक IP के इन्फॉर्मेशन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एज ए हेल्पर एड्रेस आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये भी आप कर सकते हो, आपके पास डिप्लॉयमेंट का अभी के लिए क्लाउड का भी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये एक आपके पास भी प्रोटोकॉल है, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। बेसिकली ये क्या करता है, डायनामिकली टाइम प्रोवाइड करने के लिए या फिर टाइम को सिंक्रोनाइज करने के लिए हम ये प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। इसकी क्यों जरूरत होता है, आप देखो, आपको बेसिकली जब आप लॉग वगैरह चेक करते हो ना, सिसलॉग के बारे में भी नेक्स्ट क्लास हो सकता है तो हम पढ़ेंगे। जब आप लॉग वगैरह देखते हो तो उस केस में क्या है, अगर आप मैन्युअली जाते हो, आपके पास बहुत सारे राउटर्स है, फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, तो आप मैन्युअली अगर कॉन्फ़िगर करने के लिए टाइम जाते हो तो क्लॉक सेट का कमांड चला के आप कॉन्फ़िगर कर लेते हो। तो इसमें अगर आप जाके क्या कर रहे हो, 7:35 20 सेकेंड आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो, इसके बाद इसमें भी जाके अगर आप 7:35 20 सेकेंड कॉन्फ़िगर कर रहे हो, तो क्या होता है,
इसमें जब आप कॉन्फ़िगर कर रहे थे और इसमें जब आप कॉन्फ़िगर कर रहे थे तो टाइम का डिस्टेंस थोड़ा था। तो इसमें अगर 20 आपने कॉन्फ़िगर किया था, यहाँ पे कॉन्फ़िगर कंप्लीट होते ही ये टाइम आपका 40 हो गया होगा या फिर कुछ चेंजेस हो जाते हैं। तो अगर आप मैन्युअली कॉन्फ़िगर करने के लिए टाइम जाओगे हर एक डिवाइस के ऊपर, तो आपके पास दिक्कत क्या होता है, डिवाइस में टाइम जो होता है ना वो आपका कभी भी सेम नहीं होता है। हर एक डिवाइस में थोड़ा बहुत आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या है, आप जब लॉग वगैरह जनरेट करते हो, जैसे आपके पास सिसलॉग का सर्वर हो गया, तो इस सिसलॉग सर्वर क्या करता है बेसिकली, ये सारे डिवाइसेस अपने लॉग जो जितने टाइम पे जो लॉग आपका जनरेट हुआ है उस लॉग को क्या करते हैं, सिसलॉग सर्वर पे भेजते हैं और आप यहाँ पे मॉनिटर करते हो उस लॉग को कि कितने टाइम पे क्या दिक्कत हुआ था। मान लो इस डिवाइस पे एक इंटरफेस था जो डाउन चला गया, ये टाइम था आपका, आप यहाँ पे टाइम देख रहे हो कुछ अलग, लेकिन ये डिवाइस का कुछ टाइम आपका अलग था। 7:35 पे ये डाउन गया, लेकिन यहाँ पे ये डिवाइस बता रहा है 7:40 पे डाउन गया। क्यों बता रहा है, क्योंकि इसमें टाइम 7:40 है, इसमें टाइम आपका 7:35 है। तो इसमें टाइम के वजह से आप हो सकता है आपको कंफ्यूज हो जाए, जो लॉग वगैरह चेक करने में आपको दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए आपको क्या है, जब आप मैनुअली टाइम सेट करते हो तो आपको थोड़ा बहुत इसमें दिक्कत होता है डिवाइसेस में। जब भी लॉग वगैरह आप चेक करते हो तो टाइमिंग की वजह से आपको थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास डायनामिकली इसको सॉल्व करने और एक चीज़ भी आपके पास होता है, मैनुअली अगर आप कोई भी चीज़ करते हो तो एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर जो बर्डन होता है ना वो थोड़ा बढ़ता है। जैसे हर एक चीज़ के लिए हर डिवाइस में जाके आपको कमांड चलाने की ज़रूरत होता है, ठीक है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपके पास एक प्रोटोकॉल है जो कि एनटीपी प्रोटोकॉल हम बोलते हैं। ये भी एक लेयर 7 का प्रोटोकॉल है और इसकी पोर्ट नंबर आपका है 123, जो कि बहुत इजी सा पोर्ट नंबर। ये क्या करता है, आपका यूडीपी यूज करता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, एनटीपी यूज टू सिंक्रोनाइज टाइम डायनामिकली या फिर ऑटोमेटिकली। ये भी आपका क्या करता है, क्लाइंट सर्वर डिजाइन के बेस पे काम करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक आपके पास एनटीपी सर्वर बनेगा जो क्या करेगा, आपके टाइम को जो है मतलब सिंक्रोनाइज कराएगा, पूरा नेटवर्क के पास भेजेगा। एक आपके पास क्लाइंट रहेगा, क्लाइंट हमेशा टाइम के लिए रिक्वेस्ट करेगा और जो सर्वर होगा वो क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को फुलफिल कराएगा, ताकि सारे डिवाइस के पास आपका क्या हो, आपकी मतलब टाइम जो है वो डायनामिकली आपका सिंक्रोनाइज हो जाए। आपके पास अगर 50 डिवाइस है तो उस केस में आप एक काम कर सकते हो, एक एनटीपी सर्वर आप बना सकते हो और बाकी डिवाइस को क्लाइंट बना सकते हो, ताकि बाकी डिवाइस क्या करे, एनटीपी सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेज दे और सर्वर क्या करे, एक एग्जैक्ट टाइम आपके क्लाइंट के पास आपको दे दे और आपके क्लाइंट जो है टाइम के साथ अपडेट हो जाए। इसके लिए भी एनटीपी सर्वर के लिए भी आप ऐसा कर सकते हो, आप एक सर्वर भी बना सकते हो, उसको एनटीपी सर्वर आप बना सकते हो जैसे फिजिकल सर्वर लेके, या फिर आप क्लाउड का ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, अपने लाभ के लिए हम क्या करेंगे, अपने नेटवर्क डिवाइस को ही हम बनाएंगे एनटीपी सर्वर, ठीक है। और हम क्या करेंगे, कुछ डिवाइसेस को हम क्लाइंट बनाएंगे और उस क्लाइंट को हम क्या करेंगे, टाइम सिंक्रोनाइज कराएंगे। तो अगर हम एनटीपी के सर्वर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे एनटीपी सर्वर को हम क्या बोलते हैं, एनटीपी मास्टर बोला जाता है, ठीक है। तो ये वाले सिनेरियो पे मान लो ये मेरा मास्टर है जो कि सर्वर है, ये मेरा क्लाइंट है। तो अगर आपके सिनेरियो में एक ही मास्टर है तो फिर ठीक है। जब भी हम कोई मास्टर कॉन्फ़िगर करने के लिए जाते हैं या फिर सर्वर कॉन्फ़िगर करने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, एक स्ट्रैटम नंबर हमें डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। ये स्ट्रैटम नंबर हम क्या करते हैं, किसी को भी अगर डिवाइस में मतलब मास्टर बनाते हैं तो उस केस में हम डिफाइन करते हैं। ये बेसिकली कहाँ पे काम आता है, अगर आपके सिनेरियो पे एक ही मास्टर या फिर सर्वर आपके पास है तो स्ट्रैटम नंबर आपका जो है वो सही है। लेकिन मान लो आपके पास और एक भी मास्टर है या फिर सर्वर है, तो इस केस में क्या हो सकता है, आपका दो मास्टर अगर आपके पास है तो डिवाइस भी आपका दो सर्वर आपके पास, जो डिवाइस के पास क्या करेंगे, टाइम सिंक्रोनाइज करने के लिए जो भी टाइम का इंफॉर्मेशन है वो भेजेंगे। लेकिन आपके डिवाइस क्या करेंगे, जिसका स्ट्रैटम नंबर सबसे लोएस्ट है, ठीक है, उसी को ये क्या बोलते हैं कि ये बेस्ट सर्वर है या फिर यही हमारा सबसे पास है, जो हमें सबसे अच्छा टाइम या फिर सबसे एग्जैक्ट टाइम जिसे हम बोलते हैं वो टाइम पीरियड हमें दे सकता है, ठीक है। तो उस केस में क्या करना पड़ता है, अगर इसका स्टार्टम नंबर आपने 5 कॉन्फ़िगर किया, इसका 10 है, तो ये जो टाइम आपका होगा उसी टाइम पे ये दो डिवाइस आपके अपडेट हो जाएंगे
इसके टाइम पे ये अपडेट नहीं होंगे। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो इसी सिनेरियो पे हम क्या करेंगे, इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो इसी डिवाइस को, जो हमारा DHCP सर्वर बना था, उसी डिवाइस को हम क्या करेंगे, NTP का सर्वर बनाएंगे। ठीक है, हाँ यही वाला डिवाइस है। तो NTP सर्वर बनाने के लिए हमारे पास एक कमांड होता है NTP मास्टर। उसके बाद अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो ये स्टार्टअप नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं 1 दे देता हूँ। ठीक है, तो हम 5 दे देते हैं, या फिर 1 कोई, क्योंकि ये हमारे पास एक ही है। तो बाद में इसका भी हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये हमारा NTP का सर्वर बन गया। ठीक है, तो अब इसका आईपी एड्रेस जो है 12.0.0.2, इस आईपी एड्रेस के इंफॉर्मेशन हमें सारे क्लाइंट के पास बताना पड़ेगा कि आपके लिए जो NTP सर्वर है वो कौन है, 12.0.0.2 है। तो इस डिवाइस के पास मैं आता हूं। तो एक काम करते हैं, इसकी टाइम जो है ना सर्वर का, हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा। कहाँ गया, ठीक है। इसकी टाइम जो है हम क्या करते हैं, क्लॉक सेट, एक बार 100 क्लॉक कर लेते हैं। 100 क्लॉक, ये इसका टाइम क्या है, ये बता रहा है 2002 मार्च 1 कुछ 0026 करके बता रहा है। तो क्लॉक सेट हम इसमें एग्जैक्ट आज का टाइम दे देते हैं। तो 17 हुआ है, मतलब 1941:00। उसके बाद ये पूछ रहा है डे ऑफ द मंथ, हम दे देते हैं, डे हम दे देते हैं, आज कौन सा डे है, 12 जन 2020। ठीक है, ठीक है, टाइम हमारा सेट हो गया। अब ये वाला डिवाइस के पास हम आते हैं। इसमें अभी के लिए अगर हम देखेंगे, डू क्लॉक कर लेंगे, तो आप देखना इसमें एग्जैक्टली टाइम आज का मेंशन हो गया है। ठीक है, लेकिन 16:04 कुछ टाइम है इसमें। डेट आज का तो हो गया है, लेकिन 16:04 कुछ डिवाइसेस होते हैं जो ईप पे चलते हैं, वो डिवाइस से ही सिंक्रोनाइज कर लेते हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन यहाँ पे 16:04 करके कुछ है, लेकिन हमारा अभी उसमें 19 समथिंग हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाके हमें क्या करना पड़ता है, NTP सर्वर कमांड चलाना पड़ता है। उसके बाद सर्वर का जो IP है उससे डिफाइन करना पड़ता है, ये कमांड होता है। सर्वर के ऊपर जाके आप NTP मास्टर, उसके बाद स्टार्टअप नंबर आप चलाओगे ताकि वो डिवाइस आपका सर्वर बन जाए। और जो क्लाइंट होंगे उनके पास जाके आपको क्या करना पड़ेगा, एक सर्वर का IP एड्रेस जो है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि मेरे सर्वर का IP कौन है। तो ये आपका IP हो गया। इसके बाद अगर आप देखोगे 100 क्लॉक, तो ये थोड़ी देर में आपका अपडेट हो जाएगा। पिंग पहले कर लेते हैं 12.0.0.2। ठीक है, पिंग हो रहा है। इसमें टाइम तो सही है ना, ठीक है। इसमें शो NTP स्टेटस एक कमांड आपका चलता है NTP वेरीफाई करने के लिए। ये आपको बता रहा है NTP जो है आपका अनसिंक्रोनाइज्ड है। अगर सिंक्रोनाइज हो गया, अगर सब कुछ सही है, तो ये बता देता है कि सिंक्रोनाइज है। एक सेकेंड, पिंग तो हो रहा है। NTP सोर्स कुछ आ रहा है क्या, हाँ, सोर्स इंटरफेस, सोर्स इथरनेट कौन सा है, 1/1। ये तो हो जाना चाहिए।
सही तो है। इसकी स्टार्टम 16 आ रहा है, तो यहाँ पे हमने 5 सेट किया था ना। हाँ, एक सेकेंड। सही तो है। क्या हो गया इसे? एक बार फिर से मैं चला लेता हूँ। ठीक है, स्टार्टम तो ये 2 बता रहा है, सही है। ये कभी कभी आउटपुट में सर्वर को ले रहा है, कभी नहीं ले रहा है। यहाँ पे बता रहा है सर्वर का इन्फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पे नहीं बता रहा है। एक सेकंड, एक दूसरे डिवाइस में ट्राई करके देखते हैं। पिंग 12.0.0.2, ठीक है, हो रहा है। 200 हो सकता है इसके इमेज में कुछ दिक्कत है। ठीक है, NTP सर्वर 12.0.0.2 200 क्लॉक। ठीक है, ये ले लिया। उस डिवाइस के इमेज में कुछ दिक्कत था, कुछ मैंने चेंज किया ना वो इमेज, इसलिए शायद उसमें कुछ दिक्कत था। इसने अपडेट कर लिया। ठीक है, और NTP के स्टेटस को वेरीफाई करने के लिए इसने जो लेटेस्ट टाइम है, ये पुराना टाइम दिखा रहा था, थोड़ा टाइम लेता है अपडेट होने के लिए, इसने ये वाला ले लिया। और इसमें जब हम स्टेटस सेट मतलब चेक करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास होता है 100 NTP स्टेटस। इसमें अगर आप जाओगे तो इसमें आपको अगर दिखा रहा है क्लॉक इज सिंक्रोनाइज्ड, इसका मतलब आपके सर्वर से टाइम जो है सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज हो गया है। और ये स्ट्रैटम नंबर आपको 2 दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि एक हॉप क्रॉस होने के बाद आपके जो स्ट्रैटम नंबर वहाँ पे आपने 1 सेट किया था ना, तो एक हॉप जब आपका ये क्रॉस हो जाता है उसके बाद आपका स्ट्रैटम नंबर जो है इंक्रीज बाय 1 हो जाता है। इसके बाद अगर कोई डिवाइस इसके साथ कनेक्ट होगा वो देखेगा तो उसके पास स्ट्रैटम नंबर जो है आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रैटम नंबर आपका मैक्सिमम 15 तक आता है। 16 हो गया तो उसका मतलब अनरीचेबल हो गया। ठीक है, उसके बाद ये रेफरेंसेस ये आपको बता रहा है NTP सर्वर का जो आपके पास है, जो IP एड्रेस ये आपको बता रहा है। तो यहाँ पे कुछ टाइम डिस्टेंस के बारे में बताता है। ठीक है, ये आपको टाइम डिस्टेंस के बारे में बता रहा है, ये वाला। इसका मतलब आपका यही है कि आपका जो टाइम डिस्टेंस है ना, मतलब आपके सर्वर से आप तक जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचने के लिए आपको कितना डिले हो रहा है या फिर कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, वो टाइम डिस्टेंस ये बता रहा है। तो आपके पास जब भी कोई टाइम आता है ना, तो आपके डिवाइस क्या करते हैं, जैसे हो सकता है कुछ मिली सेकेंड का भी फर्क हो सकता है ना, टाइम डिस्टेंस अगर कुछ मिली सेकेंड का हो, तो आपके डिवाइस से मान लो आपके पास 17:05:01 सेकेंड 06 मिली सेकेंड आपका था, या ऐसा कुछ आपका था। ये टाइम जब आपके डिवाइस तक पहुंचेंगे ना, तो उस टाइम पे भी कुछ मिली सेकेंड, जैसे 06 के जगह हो सकता है आपका 58 मिली सेकेंड हो गया वो टाइम एग्जैक्टली, लेकिन 06 को तो असाइन हो जाएगा ना डिवाइस में। तो ये क्या करते हैं, ये जो टाइम आता है उसके साथ साथ जो टाइम डिस्टेंस आपके पास होता है, ये दोनों को आपके डिवाइस क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करके खुद में क्या करते हैं, असाइन करा देते हैं, ताकि एग्जैक्ट टाइम जो है इनके पास कॉन्फ़िगर हो जाए।
तो इसमें और एक दो फीचर आपके पास है, जैसे अगर मैं चाहता हूँ कोई सोर्स सेट करने के लिए, सोर्स मतलब यही है, किस केस में हमें सोर्स की ज़रूरत होता है। ये मेरा एनटीपी का सर्वर है, ठीक है, और ये मेरा क्लाइंट है। तो मेरे क्लाइंट की इसी इंटरफेस से सिर्फ आपका एनटीपी के सर्वर जो है ना, मान लो आपका आईपी ये था 8.8 ऐसा कुछ था, और आपका यहाँ से भी आपका कुछ रीचेबिलिटी था, और आपके 8.8 इस डिवाइस के लिए रीचेबल इस रास्ते से है, आपने रूट इस रास्ते से देकर रखा है, यहाँ से 8.8 पे रीचेबल नहीं है। लेकिन अगर आप मान लो आप बाय डिफॉल्ट एनटीपी का सर्वर ये वाला इंटरफेस आपका सेट हो गया, तो उस केस में क्या होगा, आपका टाइम जो है सिंक्रोनाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस इंटरफेस से आपका सर्वर का जो आईपी है ना, आपने सेट करके रखा है, वो आईपी आपका रीचेबल नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ता है, मैन्युअली एनटीपी का सोर्स डिफाइन करना पड़ता है कि कौन से इंटरफेस से एनटीपी का जो आपका रिक्वेस्ट जाएगा ना क्लाइंट से, वो सोर्स आईपी क्या लेके जाएगा, आपको डिफाइन करने की जरूरत होता है। तो इस केस में यहाँ पे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए कमांड होता है एनटीपी सोर्स, फिर उसके बाद आप जो इंटरफेस आप देना चाहते हैं उसका नाम एंड नंबर। तो हमारे टोपोलॉजी में इथरनेट 0 है, तो हम यहाँ पे इथरनेट 0 डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एनटीपी सोर्स एक आपके पास हो गया। उसके बाद अगर आप एनटीपी का कमांड चलाओगे तो हाँ, एक ऑथेंटिकेशन की आपके पास होता है। ये ऑथेंटिकेशन की बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप ऑथेंटिकेट करने के लिए कुछ पासवर्ड वगैरह आप यूज करने के लिए इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद लॉगिंग के ऑप्शन आपके पास है। लॉगिंग का मतलब आप लॉग क्या जनरेट करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। सिसलॉग की इन्फॉर्मेशन जनरेट करने के लिए अगर आप एनटीपी लॉगिंग ये कमांड आप चला लेते हो, तो उसके बाद एनटीपी का जो भी मैसेज है, आपको टाइम असाइन हुआ या नहीं हुआ उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपके सिसलॉग सर्वर तक पहुंच जाता है। एक्सेस ग्रुप भी आप यहाँ पे लगा सकते हो कुछ लिमिट करने के लिए। एक्सेस ग्रुप बेसिकली आप सर्वर के ऊपर आप जाके लगाते हो, जिसके वजह से क्या होता है, आपके एनटीपी में जो भी आप फिल्टर कर सकते हो कि कौन से आईपी को आप सिर्फ प्रोवाइड करना चाहते हो टाइम, कौन से आईपी को आप प्रोवाइड नहीं करना चाहते। तो उस केस में फिल्टर के लिए भी आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इतना ही ऑप्शन आपके लिए काफ़ी है। और एक मैक्स एसोसिएशन आपके पास है। इसको अगर आप चलाओगे तो इसका मतलब आपका यही होगा कि कितने सारे एसोसिएशन एनटीपी के आप कर सकते हैं, मतलब कितने सारे डिवाइस को आप एट ए टाइम मैक्स टू मैक्स कितने सारे डिवाइसेस को आप क्या कर सकते हो, आप दे सकते हो टाइम, ठीक है। उसके बाद आपको नंबर देना पड़ता है, कितने सारे एसोसिएशन मतलब कितने सारे डिवाइस को आप दे सकते हो। और आपके पास एक कमांड आपके सर्वर के ऊपर चलता है, दिखा देता हूं आपको, यही था ना, ये वाला था सर्वर, ठीक है। अरे ये एक्सेस क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। ये वाला कमांड आपके पास होता है। जितने भी सारे डिवाइस को आपने आईपी दिया है, पूरे डिवाइस का लिस्ट यहाँ पे आपको मेंशन हो जाता है। इससे ये सर्वर के ऊपर मैं चला नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आपको ये डिवाइस पे दिखा रहा हूँ। सर्वर के ऊपर अगर आप चलाओगे, ये सर्वर हैंग हो गया है, ठीक है, तो इसीलिए। लेकिन ये सर्वर के ऊपर अगर आप जाके ये चलाओगे तो ये आपको पूरा डिटेल बता देगा कि कौन से क्लाइंट को आपने आईपी असाइन, सॉरी आपने टाइम वगैरह असाइन किया है। ये आप क्लाइंट के ऊपर जाके चेक कर रहे हो, इसलिए ये आपको सर्वर के टाइम, सर्वर के इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा है। ये स्टार का मार्क आ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि मास्टर है जिसके साथ आपने सिंक करके रखा है। और हाश का मार्क आएगा, इसका मतलब इस स्टार के जगह अगर हाश आ जाएगा तो इसका मतलब यही होगा कि ये मास्टर है लेकिन टाइम आपका अनसिंक्रोनाइज है। और ये आपका प्लस मार्क अगर आएगा सिलेक्टेड, अगर माइनस आया तो कैंडिडेट, और कॉन्फ़िगर्ड, ये अगर आपके पास मार्क आ रहा है तो इसका मतलब कॉन्फ़िगर। तो ये इसका मतलब यही है। अभी के लिए इसके स्टेटस अगर आप देखोगे तो ये मास्टर आपका कॉन्फ़िगर हुआ है, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है। तो इसमें स्टार्टअप नंबर मास्टर का क्या था वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है। और ये टाइम डिले आपका होता है, ठीक है। और ये आपका कुछ ऑफसेट वैल्यू वगैरह आपके पास होता है, इसके बारे में मुझे भी उतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस इतने ही इन्फॉर्मेशन है आपका, ठीक है। तो ये आपका होता है एक प्रोटोकॉल जो कि आपकी डायनामिकली आपको टाइम असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो।